हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल भाई लोग? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया हैं? तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है। हाँ भाई। कैसी चल रही है पढ़ाई? कैसी चल रही है पढ़ाई? बहुत अच्छा लग रहा हूँ। थैंक यू थैंक यू। हाँ भाई। कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छी। टेस्ट था क्या तुम्हारा कल इस संडे को? इस संडे को तुम्हारा टेस्ट था क्या? हैं? है भाई? इस संडे को था या नेक्स्ट को, अब संडे आएगा उसको है? नोटिफिकेशन आएगा बेटा, वो नोटिस पे आएगा, टेस्ट होगा तब। अभी शायद ना करवा रहे हो। हम्म। चैप्टर फिनिश नहीं हो रहे हैं ना पहले अभी। फिजिक्स के क्वेश्चन बनाओ बेटा। ये डीपीपी करो। डीपीपी करो। और असाइनमेंट भी करना स्टार्ट कर दो, जो मॉड्यूल है ना वहां से भी क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के क्वेश्चन कर सकते हैं आप। रिफ्लेक्शन की, रिफ्रैक्शन तो अभी स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है। ओके भाई। चल, शुरू करें। शुरू करें खेला। तो स्वागत है बेटा आपका मंथन बैच में, लेक्चर नंबर 7। लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लिया था, फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था हमने, है ना? और पैरेलल सरफेस से, मल्टीपल पैरेलल सरफेस से रिफ्रैक्शन हम देख चुके हैं, है ना? और आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ क्या होता है, क्या इसका फॉर्मूला होता है, कैसा कॉन्सेप्ट होता है, वो पूरा समझेंगे। और फिर समझेंगे पैरेलल स्लैब के कारण शिफ्ट, शिफ्ट ड्यू टू पैरेलल स्लैब, दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। जैसे कुछ छोटी मोटी चीजें तो आपको पता ही होगी, जैसे तारे जो है टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण तारे टमटमाते हैं। ये तो 10th क्लास में पढ़ा होगा ना आपने। क्योंकि एक्चुअल में हम लाइट जब ट्रेवल करके आती है तो एक मीडियम आता है, एटमॉस्फेयर से पास करती है, तो एटमॉस्फेयर से उसका रिफ्रैक्शन होता है। तो तारे की जो पोजीशन है वो ऐसे उस रिफ्रैक्शन के कारण चेंज होती हुई दिखाई देती है। तो कभी वो ग्लो करता है, कभी वो नहीं करता है वहां पे उस पोजीशन पर। तो इसको बोलते हैं टिमटिमा रहा है तारा। ऐसे ही आपने ये पढ़ा होगा कि सनराइज और सनसेट जो है वो एक्चुअल टाइम से पहले दिखाई देता है हमें। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ये अर्थ है, यहां आप हो तो आपके लिए सनराइज होगा जब सन यहां होगा। लेकिन एक्चुअल में वो सन यहां होता है, उसी से जो लाइट निकल रही है
जब वो लाइट हमारे एटमॉस्फेयर से आती है तो वो रिफ्रैक्ट करके हमारे पास आ जाती है, तो एक्चुअल में हमें सन यहां दिखाई देता है, रिफ्रैक्शन के कारण ऐसे बेंड हो जाती है। ठीक है, तो सनराइज और सनसेट हैं वो एक्चुअल टाइम से पहले दिख जाते हैं, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये बेसिक क्लास 10th में हम ये चीजें पढ़ते हैं। ठीक है ना? चलो, तो आगे हम इस यहां पे पढ़ेंगे एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट। एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। है भाई? ठीक है, अब सही है, ब्राइटनेस ठीक हो गई अब? है भाई? चल, देखो बेटा, जैसे आपने ये चीज तो सुनी होगी ना कि बाल्टी पानी की भरी हुई है, जब आप ऊपर से पानी की बाल्टी में देखते हो तो पानी की जो बाल्टी की डेप्थ है, गहराई है, वो जितनी होती है उससे कम दिखाई देती है। देखा होगा ये तो। ग्लास में पानी भर के देखो, बाहर से देखोगे गिलास की गहराई ज्यादा दिखेगी, पानी के अंदर से आप उसकी बॉटम को देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे ऊपर उठा हुआ है वो। ऐसे आप स्विमिंग पूल को देखोगे तो लगेगा यार ज्यादा गहरा नहीं है, लेकिन जब एक्चुअल में उसमें उतर के देखोगे तो उसकी गहराई ज्यादा होगी। These all are the application of apparent depth। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ऐसा होता है। चलो हम समझते हैं अब इसको आराम से। जैसे मान लो पानी की सरफेस, ये सरफेस है, ये वाटर सरफेस है, पानी या कोई भी मीडियम हो, दूसरा मीडियम है, ऊपर एयर ले लेते हैं, नीचे कोई मीडियम है। ठीक है, यहां मान लो एयर है, जरूरी नहीं होता एयर लो, बट हम यहां अभी एयर ले रहे हैं, और यहां कोई लिक्विड ले रहे हैं जिसका कुछ अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और इस लिक्विड के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया यहां पर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की जो गहराई है इसको हम डीओ लिख रहे हैं, डीओ, डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या लिख रहे हैं? डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, डीओ। क्लियर? मतलब सरफेस से इस ऑब्जेक्ट की जो डेप्थ है वो डीओ है। अब हम इसको ऊपर से देख रहे हैं, ऑब्जर्वर जो है जस्ट ऊपर से इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो रेज यहां से जाएंगी। यदि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना चाहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से कुछ रेज आपको भेजना पड़ेगा। तो एटलीस्ट दो रेज हमें चाहिए ऑब्जेक्ट की परफेक्ट इमेज बनाने के लिए, दो रेज चाहिए। तो यार एक रे तो सीधा सीधा भेज देते हैं, एक काम करते हैं, कोई भी दो रे भेज सकते हैं, वो दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगी वहां उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। तो एक रे तो सीधा सीधा भेज देते हैं, ये लो, जो रे सरफेस के परपेंडिकुलर जाएगी वो बिना मुड़े जुड़े सीधी सीधी निकल जाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? जीरो है। और जो रे यहां से हल्का सा एंगल बनाती हुई जाएगी, रिफ्रैक्शन के बाद हल्के से ये बेंड हो जाएगी, हल्के से ये बेंड हो जाएगी, ऐसे ऐसे बेंड हो जाएगी। और ये दोनों रेज जब ऑब्जर्वर की आंख में जाएंगी तो ये दोनों रेज कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं? जब इसको पीछे एक्सटेंड करोगे इस वाली रे को, तो ये एक्चुअल में यहां इंटरसेक्ट करेंगे। इसे हम बोलेंगे इमेज, इमेज।
ये इमेज होगी, और इसकी सरफेस से जो गहराई होगी, इसकी सरफेस से जो गहराई होगी इसे बोलेंगे डी एपरेंट। डी एपरेंट। क्या ये बात समझ में आई क्यों आपको कम गहरा दिखाई देता है? जब लाइट यहां से सीधी वाली तो एकदम सीधी चली गई, और जो यहां से डेंसर मीडियम में लाइट चल रही है जब रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ये नॉर्मल है, यहां से दूर हट जाएगी, तो जितने एंगल पे जा रही थी उससे ज्यादा एंगल पे जा रही है। तो जब इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये किसी और पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो यहां जो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज यहां दिखाई देगी, तो उसकी गहराई जो है एक्चुअल डेप्थ से कम दिखाई दे रही है, क्योंकि हम रेयर मीडियम से देख रहे हैं। यदि हम उल्टा करेंगे, यदि मान लो कोई मछली पानी में बैठ के ऊपर से आकाश में किसी चीज को देख रही है, ऊपर एयर में, तो उसके लिए उल्टा होगा। जब एयर से डेंसर में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, तो इससे ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन जहां वो है उससे भी दूर दिखाई देगा। मान लो 10 सेंटीमीटर सरफेस से ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, मछली को हो सकता है वो 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर दिखाई दे, ज्यादा दिखाई देगा, ठीक है, एक्चुअल डेप्थ से। तो एपरेंट डेप्थ जो है वो एक्चुअल डेप्थ से कुछ अलग दिखेगी, अलग में कम भी दिख सकती है और अलग में ज्यादा भी दिखाई दे सकती है, ठीक है। डेप्थ appeared from the different medium, different medium, इसे हम बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। और एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला होता है एक्चुअल डेप्थ अपॉन म्यू रिलेटिव, एक्चुअल डेप्थ अपॉन म्यू रिलेटिव, ये इसका फॉर्मूला होता है। एपरेंट डेप्थ होता है एक्चुअल डेप्थ अपॉन म्यू रिलेटिव। डीओ जो है दिस इज कॉल्ड एक्चुअल डेप्थ, फ्रॉम सरफेस, फ्रॉम सरफेस। और डी एपरेंट है एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ जो उसको दिखाई देगी। म्यू रिलेटिव जो है ना, म्यू रिलेटिव, वेयर म्यू रिलेटिव ये होता है म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन म्यू ऑफ आई। म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन म्यू ऑफ आई। म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिवाइड बाई आई मतलब ऑब्जर्वर जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे इस केस में मैं कहूं तो ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का मतलब 1 है, ठीक है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट और आई की जगह म्यू ऑफ इंसिडेंट रेज, म्यू ऑफ इंसिडेंट रेज अपॉन म्यू ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम, रिफ्रैक्टेड। एक्चुअल में कई बार क्या होता है, देखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का सीन होता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का सीन याद है कैसा होता था? जब कन्वर्जिंग बीम आ रहा है तो रेज ऐसे आ रही है और ये सरफेस है मीडियम की, तो यदि आप इनको पीछे सीधा सीधा बढ़ाओगे तो ये यहां इंटरसेक्ट करेंगे, तो हम बोल देते हैं कि ऑब्जेक्ट यहां रखा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। लेकिन क्या एक्चुअल में यहां कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं, रेज तो इस मीडियम से आ रही है, इंसिडेंट मीडियम ये वाला होगा क्योंकि इस मीडियम से रेज आ रही है, तो ये वाला इंसिडेंट मीडियम नहीं होगा। जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस होता है उसमें जो ऑब्जेक्ट है वहां कुछ होता नहीं है, जस्ट ऐसे लगता है, लेकिन ये रेज इस मीडियम में आ रही है। तो तुम ही बताओ म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट कौन सा लेंगे, 1 और 2?
म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट कौन सा लेना चाहिए, 1 लेना चाहिए या 2 लेना चाहिए, क्या बोलते हो? म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट वाला जो केस है वो हमें 1 लेना चाहिए 2? तो 1 लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्चुअल इंसिडेंट रेज तो इसी मीडियम में है ना, मीडियम 2 में तो रिफ्रैक्शन के बाद जाएंगी, ये रिफ्रैक्टेड मीडियम होगा, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम इसको ऐसा समझते हैं कि हम इसको म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन म्यू ऑफ आई रियल ऑब्जेक्ट के केस में ले लेते हैं। यदि मतलब वर्चुअल जैसा सीन लग रहा है तो म्यू ऑफ इंसिडेंट अपॉन म्यू ऑफ रिफ्रैक्टेड ऐसे करेंगे, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है बात ये? बोलो 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 बोलो। नोट करने वाली बात ये है कि ये जो फॉर्मूला है इसको अप्लाई कब कर सकते हैं, कंडीशन टू अप्लाई, कंडीशन टू अप्लाई दिस फॉर्मूला कब लगाएंगे? भाई देखो फॉर्मूला तो याद कर लिया, लेकिन हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला लगेगा कब, कब हम ये फॉर्मूले को लगा सकते हैं, ठीक है। कब हम ये फॉर्मूले को लगा सकते हैं। तुम्हें ये दोनों कलर सेम दिखाई दे रहे हैं या अलग दिखाई दे रहे हैं? सेम दिखाई दे रहे हैं। हम्म, सेम तो नहीं है अभी। वैसे एक चीज देखो, ये कलर कैसा दिखाई दे रहा है, ग्रीन से ही दिख रहा है ना। हाँ, ओलिव ग्रीन और भाई लेमन येलो व्हाइट, आ जाओ इधर आ जाओ। तो कंडीशन क्या क्या है इस फॉर्मूले को लगाने की, कंडीशन क्या क्या है इस फॉर्मूले को लगाने की, उस पर बात कर लेते हैं। पहला, ओनली वैलिड फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। बेटा ये जो रिफ्रैक्शन जहां से हो रहा है वो सरफेस प्लेन होनी चाहिए, सीधी एकदम, कर्व्ड नहीं होनी चाहिए। कर्व्ड के केस के फॉर्मूले अलग होते हैं, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस में एपरेंट डेप्थ के फॉर्मूले नहीं लगते, उससे तो वो लेंस बन जाएगा, कर्व्ड सरफेस हो जाएगी तो वो तो लेंस बन जाएगा, वो अलग पड़ेंगे। प्लेन सरफेस के लिए ये फॉर्मूला होता है। दूसरा, वैलिड फॉर नॉर्मल व्यूइंग। ये नॉर्मल व्यूइंग क्या होता है? ऑब्जेक्ट को जस्ट ऊपर से देखा जा रहा है, मतलब ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जेक्ट के जस्ट ऊपर है। यदि साइड में कहीं होगा ज्यादा एंगल बनेंगे, यदि मान लो ऑब्जर्वर यहां नहीं यहां है तो ये जो इंसिडेंट एंगल है ज्यादा बड़े होंगे, तो बड़े एंगल के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता। मतलब फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंट, स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब छोटे एंगल के लिए ही ये फॉर्मूला होता है, छोटे एंगल के लिए ही ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ठीक है, नोट डाउन करो।
अभी भी तुम्हें ये कलर सेम दिखाई दे रहे हैं? चलो दूसरा पॉइंट समझाते हैं। एक बच्चा अभी थोड़ी देर पहले कमेंट कर रहा था, वो पूछ रहा था कि सर जब लाइट एयर से वोटर के अंदर जाएगी तो क्या वहां से वो बाउंस बैक नहीं होती है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है बेटा। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, एयर से जाए या किसी भी मीडियम, वाटर से एयर आए, कहीं भी, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वहां लाइट के दो फिनोमिना एक साथ होते हैं। एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना? कुछ लाइट रिफ्लेक्ट, देखो हम पानी की सरफेस पे खड़े होकर के देख रहे हैं और यदि हमें पानी की सरफेस दिखाई दे रही है, हम पानी की सरफेस के पास खड़े होकर देख रहे हैं और हमें पानी दिखाई दे रहा है, पानी की सरफेस दिखाई दे रही है, इसका मतलब यह है वहां से लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है और वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंख में जा रही है, इसी कारण वो हमें दिखाई दे रहा है। यदि पानी रिफ्लेक्ट नहीं करता लाइट को तो उस सिचुएशन में हमें वो पानी दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि पानी कोई सोर्स तो है नहीं लाइट का, वो तो लाइट को रिफ्लेक्ट करके ही दिखेगा। हम भी लाइट के रिफ्लेक्शन से दिख रहे हैं, हमारी बॉडी से लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रही है और वो जब तुम्हारी आंखों में जाती है तब हमें दिखाई देता है। तो पानी भी दिख रहा है मतलब रिफ्लेक्शन तो हो रहा है। दूसरा है रिफ्रैक्शन। यदि मछली को बाहर की दुनिया दिखाई दे रही है, इसका मतलब पानी के अंदर रेस जा रही है, तभी तो बाहर की दुनिया दिखाई दे रही है उसको। पानी में बैठ के ऊपर देखोगे तो बाहर की चीजें दिखाई दे रही है, इसका रीजन है कि वहां पे लाइट पहुंच रही है, तो वहां रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। तो एक्चुअल में लाइट का कुछ हिस्सा, मतलब कुछ परसेंटेज, मैंने कहा मान लो 20% रिफ्लेक्ट कर दिया, 80% अंदर चला गया, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, तो कुछ रिफ्लेक्ट होगा कुछ रिफ्रैक्ट होगा, और वो डिपेंड करता है उस मीडियम पे कि वो कितना रिफ्लेक्टिव नेचर का है और कितना रिफ्रैक्टिव नेचर का है। ठीक है, बोलो बोलो बोलो, क्लियर है भाई? क्लियर है? बोलो बोलो बोलो। अब क्लियर है? चल आ जाओ इधर। दूसरा पॉइंट है वैलिड फॉर नॉर्मल व्यूइंग। जैसे गिलास में पानी भरो, गिलास तो छोटा है, चलो स्विमिंग पूल की बात करते हैं। यदि आप कोई पूल में कोई चीज डूबी हुई है, यदि आप जस्ट ऊपर से देख रहे हो तो ये फॉर्मूला वैलिड है, लेकिन यदि आप ज्यादा बड़े एंगल पे जाकर के देखोगे तो वहां पर एग्जैक्ट ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, वहां प्रॉपर स्नेल्स लॉ लगाना होगा, म्यू1 साइन आई, म्यू2 साइन आर, वो मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन पे वो वैल्यूज डिपेंड करेंगी कि कितना डेप्थ दिखाई देगा बड़े के लिए। तो नॉर्मली हमें स्मॉल एंगल के लिए ही बात करता है, वो बड़े एंगल के लिए बात नहीं करता है। ठीक है, वो नहीं देता है नॉर्मल व्यूइंग, लेकिन ये केस जब भी यूज करते हैं पता होना चाहिए कि नॉर्मल व्यूइंग के लिए ही ये फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, ओके।
बेटा बोर्ड मेरे ख्याल से ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आपको सही क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, लाइट ज्यादा है, मेरे को तो नहीं लगता ऐसा है, इंटेंसिटी मेरे को एकदम सही लग रही है। बाकी आप बताइए क्या ज्यादा ब्राइट हो रहा है, क्या ज्यादा ब्राइट हो रहा है? हैं? सही है ना? हाँ ठीक है फिर। पहले वाला बेटा मैंने कोई चेंज ही नहीं किया, मैंने कोई चेंज ही नहीं किया। चलो क्वेश्चन पे जाने से पहले छोटी मोटी चीजें और समझते हैं, ध्यान से देखना। देखो बेटा, फ्रॉम when observer when observer is in rarer medium, जब ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में हो, जैसे ये है पानी है, यहां ऑब्जेक्ट है और यहां से ऑब्जर्वर इसे देख रहा है, ठीक है? यहां से ऑब्जर्वर इसे देख रहा है, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब अलग कलर दिखाई दे रहे हैं, अलग कलर दिखाई दे रहे हैं। कलर तो ये एक्चुअली में पकड़ ही नहीं पा रहा उस कलर को। ये कलर कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं प्रॉपर? सारे कलर दिख रहे हैं, रेड, ये सारे दिख रहे हैं। वो ये वाला कलर है हल्का सा व्हाइट से थोड़ा अलग है, थोड़ा व्हाइट से अलग है इसलिए नहीं दिख रहा, थोड़ा व्हाइट से अलग है इसलिए नहीं दिख रहा वो। चल ब्राइटनेस ठीक है ना? हाँ देखो, जब ऑब्जर्वर रेयरर मीडियम में है और ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो यहां एक्चुअल डेप्थ, जो एपरेंट डेप्थ हमें दिखाई देगा, उसका फॉर्मूला होगा एक्चुअल डेप्थ डिवाइड बाय म्यू रिलेटिव। अब बताओ म्यू रिलेटिव क्या है? म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन म्यू ऑफ आई। तो ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू डी और आई का है म्यू आर, ये हो गया। तो जो डेप्थ हमें दिखाई देगी दैट विल बी म्यू आर बाई म्यू डी टाइम्स ऑफ एक्चुअल डेप्थ, हाँ या ना? रेयरर मीडियम का म्यू कम है, डेंसर का ज्यादा है। देखो म्यू रेयरर जो है वो कम होता है, डेंसर का ज्यादा होता है, मतलब ये जो रेशियो है एक से कम होगा। इसका मतलब है एपरेंट डेप्थ जो होगी ऑब्जेक्ट की वो एक्चुअल डेप्थ से कम दिखाई देगी, मतलब ऑब्जेक्ट जो है अपनी एक्चुअल पोजीशन से ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। एपरेंट डेप्थ एक्चुअल डेप्थ से कम दिखने का मतलब है कि ये गहराई कम दिखेगी, मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, ठीक है? यदि हम उल्टा करें, when object या ऑब्जर्वर, सॉरी, when observer is in denser medium, जब ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है, मतलब इस बार
लेट्स सपोज हम हवा में रखी कोई चीज को पानी से देख रहे हैं ऐसे, यहां ऑब्जेक्ट रख दिया और ऑब्जर्वर यहां है, ऑब्जर्वर यहां है, ये मछली की आंख है। तो इस वाले केस में डी एपरेंट जो आएगा वो आएगा एक्चुअल डेप्थ, ये इसकी एक्चुअल डेप्थ होगी सरफेस से, अपॉन म्यू रिलेटिव, ये है म्यू ऑफ रेयरर मीडियम, ये है म्यू ऑफ डेंसर मीडियम। इस बार ऑब्जर्वर यहां है, ठीक है। तो म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया म्यू आर और अपॉन म्यू डी, ये ऑब्जर्वर का हो गया। तो ये वैल्यू आएगी म्यू डी अपॉन म्यू आर टाइम्स ऑफ एक्चुअल डेप्थ। देखो देखो, तो इस बार ऑब्वियस सी बात है एपरेंट डेप्थ जो होगी दैट विल बी मोर देन एक्चुअल डेप्थ। ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से दूर दिखाई देगा, दूर दिखाई देगा। तो ये वाला एग्जांपल आप याद रखना, जब भी आप एपरेंट डेप्थ निकालो तो कई बार क्या है कैलकुलेशन में हम ये गड़बड़ कर देते हैं, म्यू डी को और म्यू आर की ऊपर नीचे यदि कर लिया तो आंसर में गलत हो जाएगा। तो एक लॉजिक हमेशा दिमाग में रखना कि भाई पानी में रखी चीजें कम गहराई पे दिखाई देती है, कम गहराई मतलब एपरेंट डेप्थ कम होती है जब पानी में रखी चीजें एयर से देखते हैं, मतलब डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट है तो वो हमें कम गहरा दिखाई देगा। ये लॉजिक याद रखोगे तो क्वेश्चंस में आपको ध्यान रहेगा कि अच्छा मैंने सही किया या गलत किया, ठीक है। डेंसर मीडियम के ऑब्जेक्ट को देखोगे कम दूर दिखाई देगा, रेयर मीडियम के ऑब्जेक्ट को देखोगे डेंसर में बैठ करके तो वो एक्चुअल से दूर दिखाई देगा, ज्यादा दूर दिखाई देगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? एक छोटा सा क्वेश्चन करें, एक छोटा सा क्वेश्चन करें। हाँ भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन करें, आ जाओ आ जाओ। देखो यहां है एक फिश और यहां एक पक्षी उड़ रहा है, ये है बर्ड और ये है फिश, ठीक है। इनकी इसकी जो गहराई है एक्चुअल वो है 16 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है वो है 12 सेंटीमीटर। यहां बाहर तो एयर है और ये वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। कितना है? 4/3। तुमसे पहला क्वेश्चन पूछा है फाइंड डेप्थ या फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फिश एंड बर्ड। यही है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फिश एंड बर्ड। पहला, एज सीन बाई बर्ड, पक्षी को बर्ड और फिश के बीच की डिस्टेंस कितनी दिखाई देगी? चलो, देख कौन रहा है? पक्षी देख रहा है। किसको देख रहा है? मछली को देख रहा है। ध्यान है उसका मछली पे, हाँ इतना दूर बैठी है। तो बताओ दोनों के बीच की डिस्टेंस पक्षी को कितना दिखाई देगी? दोनों के बीच की डिस्टेंस मतलब ये वाली डिस्टेंस भी लेना है और ये भी। देखो एक्चुअल में तो है 16 और 12 कितना हो गया? 28। एक्चुअल तो 28 है
लेकिन क्या ये 28 दिखाई देगा या कुछ अलग? तो अब एक बात बताओ, क्या पूरे 28 की अपरेंट डेप्थ निकालनी है या फिर सिर्फ पहले 16 की अपरेंट डेप्थ निकालनी है? देखो ये जो 12 है, 12, क्या ये 12 ही दिखाई देगा या कुछ अलग दिखाई देगा? पहले तो ये बताओ, जो 12 सेंटीमीटर है ये 12 ही दिखेगा या कुछ अलग दिखेगा? बोलो बोलो बोलो। 12 जो है वो 12 ही दिखेगा या कुछ अलग दिखाई देगा? सोच के बोलो। 12 ही दिखेगा, 12 ही दिखेगा, क्योंकि वो तो सेम मीडियम में है। भाई हमें एयर ही पूरा मीडियम है, एयर से ही हम देख रहे हैं, ऑब्जर्वर और आई दोनों एक ही मीडियम में हो गए, तो वो तो जो डिस्टेंस है उतना ही दिखाई देगा। तो ये 12 चेंज नहीं होगा बर्ड के लिए, ये 16 चेंज हो जाएगा। तो देखो डिस्टेंस बिटवीन डी एपरेंट जो है, डिस्टेंस बिटवीन फिश एंड बर्ड, डिस्टेंस बिटवीन ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड, एज सीन बाय बर्ड, ये बराबर होगा, देखो 12 तो 12 ही दिखाई देगा, प्लस 16 जो है वो बदल जाएगा म्यू रिलेटिव। अब देखो म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट कौन है बर्ड और फिश में से? ऑब्जेक्ट कौन है? देखो एज सीन बाय बर्ड, तो बर्ड तो ऑब्जर्वर है, ऑब्जेक्ट कौन है? फिश है, फिश है ऑब्जेक्ट। यहां किसको देखा जा रहा है? फिश को। कौन देख रहा है? बर्ड देख रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहां फिश है, तो बताओ ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो क्या आ गया? 4/3 डिवाइड बाई एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर प्लस ये 4/3 डिवाइड में है तो 3/4 टाइम्स ऑफ 16 सेंटीमीटर। 4 चौक 16, 4 तिया 12, 24 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। 24 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। बर्ड और फिश के जो बीच की डिस्टेंस है वो 24 होगी, 24 होगी। देखो 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 24 होगी। कुछ लोगों ने 21 सेंटीमीटर आंसर निकाला, मुझे पता है उन्होंने क्या किया। जो 21 निकाल रहे थे उन्होंने टोटल डिस्टेंस लिया और डायरेक्ट अपरेंट का लगा दिया। खेल तो यही है, यही तो आपको ध्यान रखना है, ये गड़बड़ नहीं करनी है बेटा। जो एयर का 12 है वो तो 12 भाई सेम मीडियम में है, वो थोड़ी ना चेंज होगा। सेम मीडियम का जो डिस्टेंस है वो तो उसमें तो उतना ही दिखाई देगा, वो थोड़ा ना चेंज होगा, ठीक है। और 12 मैंने ऐड इसलिए किया, देखो यदि ये पूछता कि सरफेस से कितना डेप्थ पे दिखेगा तो मैं सिर्फ ये वाला करता, लेकिन बोला कि नहीं बर्ड और फिश के बीच की टोटल डिस्टेंस बतानी है जो अपरेंट होगी, तो यार फिर तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना। तो ये तो एज इट इज लिया और इसको अपरेंट कर दिया। क्लियर है? सेट है बात एकदम। दूसरा, एज सीन बाई फिश, बर्ड और फिश के बीच की डिस्टेंस मछली को कितनी दिखाई देगी? इस बार ऑब्जर्वर कौन है? मछली। तो किसको देख रही है? बर्ड को देख रही है। चलो सोल्व करके बताओ, चलो सोल्व करके बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश कितना होगा? डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश, तो इस बार जो 16 सेंटीमीटर है वो तो एज इट इज दिखाई देगा, ये तो सेम मीडियम है ना, सेम मीडियम होते हैं ना, तो सेम मीडियम का तो चेंज नहीं होता, 16 का 16। लेकिन ये जो 12 सेंटीमीटर है ये एयर का है और देख रही है वोटर से, तो यहां म्यू रिलेटिव, म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? एज सीन बाय फिश है, ये तो ऑब्जर्वर हो गई। ऑब्जेक्ट कौन है? बर्ड, बर्ड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 डिवाइड बाई फिश का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। बेटा 1 डिवाइड बाई 4/3, तो ये हो जाएगा 3/4, तो ये आएगा 16 सेंटीमीटर
प्लस 12 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 3/4। नीचे देखो, नीचे जो डिवीजन में था 1 के डिवीजन में 4/3 था, मतलब ये नीचे 3/4 है, और नीचे 3/4 मतलब ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 16 सेंटीमीटर इंटू 4/3 टाइम्स ऑफ 12 सेंटीमीटर। 3 चौक 12, 4 चौक 16, 16 16 32, 32 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। 32 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। कितने लोगों ने निकाल लिया, ईमानदारी से बताओ ये वाला? कितने लोगों ने सही सही निकाला? 32 सेंटीमीटर, ईमानदारी से बताओ भाई। अभी भी कुछ गलत निकाल रहे थे। अब देखो ये गड़बड़ करते हैं, तुमसे डिवीजन नहीं करना आता। हाँ बेटा, जिसने इसमें गड़बड़ कर दी। अब कई लोग क्या करेंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे पता है? मैं बताता हूं। सर देखो ये है 12 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 4/3। तो उनको लगेगा सर ये 3 ऊपर आ जाएगा, 12/4 इंटू 1। क्या ये सही है? क्या ये ऐसा है? क्या ये ऐसा है? नहीं, ये ऐसा नहीं है, नहीं है बेटा। ये एक्चुअल में 12 डिवाइड बाई, अब नीचे 1/4/3। ये 1 एक्चुअल में है 1/1, और इसको डिवाइड करो 4/3 से। तो पहले इसको सोल्व करो, फिर इसके पास जाना। समझ रहे हो? 1 डिवाइड बाई 4/3। तो इसीलिए ऐसे सिचुएशन में जो बड़ा डिवीजन होता है उसको सीधा रखा करो, और जो छोटे होते हैं उनको ऐसे। ये सिर्फ बताने के लिए कि 1 के डिवाइड में 4/3 है, तो यहां ये 3 जो है यहां आएगा मल्टीप्लाई पहले। ये 1 नहीं, 1/1 डिवाइड बाई 4/3 है। ऐसी कैलकुलेशंस आनी चाहिए बेटा, गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है? क्लियर? क्लियर? और वैसे भी लॉजिकली आप देखो ना, जो ये 12 सेंटीमीटर है एक्चुअल से ज्यादा दिखेगा। तो यदि आपने ज्यादा नहीं निकाला मतलब तुमने गड़बड़ की है। तुमने सोल्व करने पर इसको 3/4 टाइम्स किया, तुमने कम निकाला, इसका मतलब तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक की है। इसीलिए मैंने बोला था कि हमेशा ध्यान रखना कि जब डेंसर मीडियम में बैठ के रेयर को देखेंगे तो एक्चुअल से ज्यादा दिखेगा। तो उस लॉजिक से ये चीज तुम ऑब्जर्व कर पाओगे कि यार कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। ठीक है? ओके, बोलो बोलो बोलो। चलो चलो, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। ये वाला, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये करके दिखाओ। ये 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 करके दिखाओ। शाबाश। क्या आंसर दिया है यार? 10.5 सेंटीमीटर बोला है। अप टू व्हाट हाइट ए ग्लास ऑफ टोटल हाइट 21 सेंटीमीटर शुड बी फिल्ड विद वाटर सो दैट इट अपीयर्स टू बी हाफ फिल्ड फ्रॉम द टॉप। तो बोला सर क्या यार, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो आप हद कर देते हो आप। 21 सेंटीमीटर का गिलास है, आधा भरा हुआ दिखे तो आधा भर दो ना, 10.5 भर दो। अरे 21 का आधा 10.5, ए आंसर दे दिया, मुंह उठा के आंसर दे दिया, सोचा समझा नहीं कि यार ये क्वेश्चन पूछा क्यों होगा, बस मुंह उठाया और आंसर दे दिया 21 का आधा।
अरे एक पानी के गिलास में यदि तुम उसको 10.5 सेंटीमीटर भर दोगे तो क्या तुम ऊपर से देखोगे तो वो 10.5 सेंटीमीटर गहराई दिखाई देगी? बोलो बोलो बोलो, क्या उसकी गहराई तुम्हें 10.5 सेंटीमीटर दिखाई देगी? नहीं, कम गहरा दिखेगा। जब तुम उसको 10.5 भरोगे उस समय वो 10.5 नहीं, उससे कम गहरा दिखाई देगा। खेल तो ये ही है, क्वेश्चन ये ही है। ये एक ग्लास है, ठीक है, 21 सेंटीमीटर डेप्थ है, इसमें पानी भरा और ऊपर से देख रहे हैं तो हमें आधा भरा हुआ दिखाई दे। देखो, मैं दो बातें बोलता हूं, सोच समझ के जवाब देना कि कौन सा सही होगा। सुनना ध्यान से मेरी बात। यहां दो तरीके की बातें हो सकती है। क्या? एक ये बात कि इसको तब तक भरो कि जो एपरेंट डेप्थ है वो मुझे 21 का आधा मतलब 10.5 सेंटीमीटर दिखाई दे। पहला बंदा कह रहा है कि आधा भरा हुआ तब दिखाई देगा जब इसका भरा हुआ हिस्सा जो है उसकी एपरेंट डेप्थ 10.5 सेंटीमीटर हो जाए। दूसरा बंदा कह रहा है ना 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 ना, इसको तब तक भरो कि उस भरे हुए हिस्से का एपरेंट डेप्थ खाली हाइट के बराबर हो जाए। मान लो आपने 15 सेंटीमीटर भर दिया तो खाली कितना है? 6 सेंटीमीटर। मतलब वो 15 भरा हुआ जो है उसका एपरेंट खाली मतलब 6 के बराबर होना चाहिए। दूसरा बंदा ये कह रहा है। दोनों में से कौन सही कह रहा है? कौन सा केस सही है? एक कह रहा है कि नहीं, तब तक भरो कि भरा हुआ एपरेंट डेप्थ जो है वो 10.5 दिखे। दूसरा कह रहा है नहीं, तब तक भरो कि उसका एपरेंट डेप्थ खाली हिस्से के बराबर दिखे। 1 और 2 में से कौन सा सही कह रहा है? सोच समझ के जवाब दो। 1 और 2 में से कौन सा सही कह रहा है? सोच समझ के जवाब दो। कुछ लोगों को 1 सही नजर आ रहा है तो कुछ लोगों को 2 सही नजर आ रहा है। चलो मैं थोड़ी देर के लिए एक काम करता हूं। मान लो मैंने h हाइट तक भर दिया। ध्यान से सुनना, कितनी हाइट तक भर दिया? h हाइट तक भर दिया। इस h का एपरेंट कितना आएगा? म्यू ऑफ वाटर जो है 4/3 लेना है। म्यू ऑफ वाटर जो है वो 4/3 लेना है, ठीक है। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। तो बता सकते हो ये ऑब्जर्वर को जब दिखेगा तो ये h कितना दिखेगा? एपरेंट डेप्थ डी एपरेंट कितना दिखाई देगा? h जो है वो बाहर से कितना दिखाई देगा? एक्चुअल हो गया h अपॉन ऑब्जेक्ट हो गया, यहां पानी है, देखो पानी में कंटेनर को देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट हो गया 4/3 का और एयर हो गया 1 का, तो ये आ गया 3/4 टाइम्स ऑफ h। मतलब h हाइट जो है वो आपको 3h/4 दिखाई देगी। ध्यान से सुनना, h हाइट आपको 3h/4 दिखाई देगी। पहले बंदे के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ये जो एपरेंट डेप्थ है इसको 21 के आधे के बराबर कर दो। पहला कह रहा है कि ये जो एपरेंट हमें दिखाई दे रहा है इसको आधा भरा हुआ कर दो। तो हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है 3 7 21, 7 दूनी 14, 14 सेंटीमीटर आ रहा है। कितना आ रहा है? 14 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो 14 सेंटीमीटर है ये भरना पड़ेगा। मतलब यदि आप चाहते हो कि वो 10.5 भरा हुआ दिखाई दे उसके लिए भरना कितना पड़ेगा? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर तक भरना पड़ेगा। खाली कितना बचेगा? यदि आपने 14 सेंटीमीटर भर दिया तो खाली कितना बचेगा? बताओ, खाली कितना बचेगा? खाली बचेगा 7 सेंटीमीटर।
खाली बचेगा 7 सेंटीमीटर। अब तुम एक बात बताओ, एक गिलास जो भरा हुआ तो दिख रहा है, देखो एक्चुअल तो 14 भरा हुआ है वो छोड़ो, लेकिन जो हमें दिख रहा है वो दिख रहा है 10.5 भरा हुआ। एक गिलास जिसमें तुम्हें लग रहा है कि पानी 10.5 सेंटीमीटर भरा हुआ है और तुम्हें दिख रहा है कि खाली हिस्सा 7 सेंटीमीटर है, क्या तुम उसे आधा भरा हुआ बोल दोगे? ईमानदारी से जवाब दो। तुम ऊपर से देख रहे हो, तुम्हें दिख रहा है कि 7 सेंटीमीटर तो खाली है, और जो भरा हुआ हिस्सा जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो 10.5 है। क्या तुम उस गिलास को आधा भरा हुआ बोल दोगे? ईमानदारी से बोलो। अरे आधा भरा होने का मतलब होता है, देखो, अपीयर टू बी हाफ फिल्ड। हमें लगे कि आधा भरा हुआ है, हमें कैसे लगेगा? हम कोई चीज को आधा कैसे लगेगा? हमें कैसे पता चलेगा कि इस लंबाई का आधा है? तो वो हमें लगता है कि दोनों लंबाई बराबर हो। मैं कहूं कि भाई देखो, क्या दोनों तरफ पेन बराबर है, तो आप कैसे जज करोगे कि मेरे यहां से दोनों तरफ पेन बराबर है? जब आपको ये दोनों जो लंबाई दिखाई दे रही है ये बराबर दिखे, तो आप कहोगे हाँ सर बीच में है ये एकदम। तो गिलास में भी ऐसा ही करते हो, जब आप ऊपर से देखोगे तो आधा भरा हुआ तब बोलोगे जब जितना हिस्सा खाली है उतना ही भरा हुआ दिखाई दे। जितना हिस्सा खाली है उतना ही तुम्हें भरा हुआ दिखाई देगा, तब तुम कहोगे हाँ भाई आधा भरा हुआ है। क्या इस बात से सहमत हो? क्या इस बात से सहमत? यहां गड़बड़ ये मच गई करो। चलो ठीक हो गया, ठीक हो गया, आ जाओ। हाँ, क्या ये बात क्लियर होगी? तो इसका मतलब हम ये जो सोच रहे थे ना कि 10.5 भरा हुआ दिखा देंगे, इसमें गड़बड़। तो सही क्या है? फॉर अपीयर टू बी हाफ फिल्ड, यदि आप चाहते हो कि आधा भरा हुआ दिखाई दे, इसका मतलब है एच एपरेंट जो है, एपरेंट हाइट जो है शुड बी इक्वल टू एम्पिटी हाइट। एपरेंट हाइट, एपरेंट फील्ड हाइट शुड बी इक्वल टू एम्पिटी हाइट। तो देखो एपरेंट हाइट तो कितना आ गया 3h/4, और खाली हिस्सा कितना है? देखो h भरा, तो ये जो खाली हिस्सा है ये है 21 माइनस एच, 21 माइनस एच, तो ये उधर जाएगा 3h/4 प्लस एच, 21 आ गया। तो यहां से आएगा 7h/4 इज इक्वल टू 21। 7×3 = 21, 4×3 = 12, हाइट आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो सही आंसर होगा 12 सेंटीमीटर। सही आंसर होगा 12 सेंटीमीटर। तुम्हें फील करवा के दिखाऊं? देखो, जब मैं 12 भरूंगा तो खाली कितना रहेगा? सोच के बताओ। जब मैं 12 भरूंगा तो खाली कितना रहेगा? 21 का टोटल है, 12 भर दिया, खाली हिस्सा कितना है? 9 सेंटीमीटर। अरे 21 माइनस 12 कर दो, 9 सेंटीमीटर खाली है, 9 सेंटीमीटर खाली है। और देखो 12 भरोगे तो एपरेंट होगा इसका 3/4, 4×3 = 12, 3×3 = 9। देखो भरा हुआ भी 9 दिख रहा है, खाली भी 9 दिख रहा है, भरा भी 9 दिख रहा है। तुम कहोगे ये हुई ना बात, आधा भरा हुआ है। देन इट विल अपीयर टू बी हाफ फिल्ड। दोनों में देखो, दोनों बातों में जो डिफरेंस था वो समझ में आया। हम इसको 10.5 के बराबर नहीं करेंगे एपरेंट हाइट को, क्योंकि 10.5 भरने के लिए मुझे भरना उससे भी ज्यादा पड़ेगा। तो मान लो आपने 14 सेंटीमीटर भर दिया तो 10.5 खाली बचा कहां?
ठीक है। अरे ठंडे दिमाग से सोचो, यदि एक गिलास में पानी तुम्हें आधा भरा हुआ दिखाई दे रहा है, तो आधा भरा हुआ तुम उसे तब मानोगे जब जितना हिस्सा तुम्हें खाली दिखाई दे रहा है, भरा हुआ हिस्सा भी उतना ही दिखाई दे। जो खाली हिस्सा है वो तो जितना है उतना ही दिखेगा। भाई देखो, h हाइट भरोगे तो दिखे खाली हिस्सा होगा 21 माइनस एच। 21 माइनस एच तो उतना ही दिखाई देगा जितना है एयर का, एयर में है। लेकिन ये जो h है इसका एपरेंट डेप्थ आएगा 3h/4। तो हम चाहते हैं कि ये जो 3h/4 भरा हुआ हिस्सा जो एपरेंट हो रहा है हमें, उतना ही खाली दिखाई दे। तो ये एपरेंट हाइट और ये 21 माइनस एच दोनों को बराबर कर दो, यहां से सोल्व कर लो। ठीक है, बिल्कुल। यदि आप इसे आधा भरा हुआ देखना चाहते हैं तो आपको 12 सेंटीमीटर भरना पड़ेगा। डेप्थ है गिलास की टोटल, पानी भरने के बाद 12 सेंटीमीटर पानी भरने के बाद ये 21 नहीं, 9 और 9 18 सेंटीमीटर गहरा दिखाई देगा। 18 सेंटीमीटर। ठीक है, बोलो बोलो बोलो। ये वाला क्वेश्चन करो। ये ग्लास स्लैब है, कांच के ऊपर ऐसे नहीं, टेबल पे कांच लगा देते और उसके नीचे कुछ कलरफुल पेपर डाल दिया जिसमें कुछ लेटर लिखे हुए हैं अलग अलग कलर के, VIBGYOR। मैंने लिखा है वहां अलग अलग, ये वोलेट कलर में है, इंडिगो में, ब्लू में, ग्रीन में, येलो में, ऑरेंज में, रेड में, अलग अलग कलर के लेटर हैं। तो ऊपर से देखने पर तो बोल रहा है विच अपीयर लीस्ट रेज्ड। लीस्ट रेज्ड, देखो एक्चुअल में मान लो ये लेटर यहां है तो यहां अपीयर हो रहा है। मान लो कोई चीज जो है जो एक्चुअल में यहां है, लेकिन इसके कारण इसकी गहराई कम दिख रही है, कम। जो ये स्लैब की मोटाई है जितना है उससे कम दिखाई देगी। तो एपरेंट डेप्थ जो होगी, एपरेंट डेप्थ, देखो ये एक्चुअल डेप्थ है, एक्चुअल डेप्थ है ये, और ये एपरेंट डेप्थ है। तो हाइट रेज्ड क्या होगा? हाइट रेज्ड, कितना हाइट ऊपर उठा, लेटर एक्चुअल पोजीशन से कितना ऊपर गए, वो ये है। भाई मान लो कोई चीज 10 सेंटीमीटर गहराई पे है लेकिन मुझे वो 7 पे दिख रही है, मतलब वो एक्चुअल हाइट से कितना रेज हो गई, वो 3 सेंटीमीटर ऊपर उठी हुई दिखाई दे रही है। यही तो कहोगे, जो 10 की चीज है 7 पे दिख रही है, मतलब वो 3 सेंटीमीटर ऊपर उठी हुई दिखाई दे रही है। तो हाइट रेज जो है वो किसके बराबर होगा? हाइट रेज किसके बराबर होगा? एक्चुअल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। एक्चुअल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, ये होगा हाइट रेज्ड। हम चाहते हैं लीस्ट रेज्ड, लीस्ट रेज्ड हो, जो सबसे कम उठा हुआ दिखाई दे। इसका मतलब है एच सबसे कम होना चाहिए, स्मॉलेस्ट हाइट, रेज्ड हाइट सबसे कम होनी चाहिए। रेज्ड हाइट कम चाहते हो, डीओ तो सबका सेम है, एक्चुअल डेप्थ तो सबका सेम है, तो एपरेंट डेप्थ जो है वो ज्यादा होना चाहिए। जिसका एपरेंट डेप्थ ज्यादा होगा वो कम उठा हुआ दिखाई देगा। अरे भाई एक 10 सेंटीमीटर 7 दिखा रहा है और दूसरा 10 सेंटीमीटर को 8 दिखा रहा है, ऑब्वियस सी बात है कम उठा हुआ कौन दिखेगा? 8 वाला। तो जिसका एपरेंट डेप्थ बड़ा होगा
वो लेटर कम उठा हुआ दिखाई देगा। और एपरेंट डेप्थ होती क्या है भाई? एपरेंट डेप्थ होती क्या है? एक्चुअल डेप्थ अपॉन म्यू रिलेटिव। देखो ऑब्जर्वर है एयर के अंदर और ये है मान लो मीडियम म्यू, तो म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन म्यू ऑफ ऑब्जर्वर, तो ये आ जाएगा डी एक्चुअल अपॉन म्यू। यदि आप एपरेंट डेप्थ बढ़ाना चाहते हो तो म्यू आपको कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो जिसका म्यू सबसे कम होगा वो सबसे लीस्ट रेज्ड उठेगा, सबसे कम ऊपर उठा हुआ दिखेगा। VIBGYOR इधर जाने पर म्यू घटता है, मेरा बताया हुआ है। तो रेड कलर का म्यू जो है वो सबसे लीस्ट होता है। तो इसका मतलब ये लीस्ट रेज्ड कौन सा हो जाएगा? रेड कलर। रेड कलर सबसे कम उठा हुआ दिखाई देगा। आप वैसे लॉजिक से भी कर सकते हो कि भाई जो भी अपरेंट डेप्थ चेंज हो रही है दैट इज बिकॉज ऑफ म्यू। एक्चुअल तो वो इस गहराई पे है, ये सारे ऊपर उठ रहे हैं क्यों? म्यू के कारण। तो जिसका म्यू सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, जिसका म्यू सबसे कम होगा वो सबसे कम ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। ये ऊपर उठने का रीजन ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एक्चुअल पोजीशन से ऊपर उठने का रीजन ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो जिसका म्यू सबसे छोटा होगा वो लीस्ट रेज्ड होगा, लीस्ट रेज्ड। ठीक है, बोलो 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 बोलो, क्या ये बात सेट है? ये करो, ये करो, शाबाश भाई। नहीं बेटा, वेवलेंथ से क्या लेना देना है? विबग्योर में वोलेट से रेड की तरफ जाते हैं, लैम्डा बढ़ता है, म्यू घटता है, बस इतना मैंने बताया हुआ है। घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बेटा देखो डीपीपी दे रखा है, मॉड्यूल दे रखा है, और नीट एडवांस बुक मंगवा सकते हो, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। एन आइस क्यूब ऑफ बबल इनसाइड, आइस क्यूब के अंदर एक बबल है भाई, ये लो एक आइस क्यूब है, ठीक है, इसके अंदर एक बबल है, इसके अंदर एक क्या है? बबल है, ठीक है, ये बबल है। When viewed from one side, the apparent distance of bubble is 12 centimeter, and when viewed from the opposite side, apparent distance of bubble is 4 centimeter. बोला मान लो जब इधर से हमने देखा तो इसकी जो एपरेंट डेप्थ थी, एक्चुअल कुछ और हो सकता है, मान लेते हैं एक्चुअल डेप्थ x है, तो x का एपरेंट जो है वो 12 है। दूसरी तरफ से जो इसकी डेप्थ है वो मान लेते हैं y है, तो एपरेंट डेप्थ है जो इसकी 4 सेंटीमीटर दे रखा है। ये गिवन है कि x का एपरेंट वैल्यू 12 है और y का एपरेंट वैल्यू 4 सेंटीमीटर, ये गिवन है एपरेंट वैल्यू। और क्या दे रखा है? इफ साइड ऑफ द क्यूब इज 24 सेंटीमीटर, बेटा इसकी टोटल साइड जो है 24 सेंटीमीटर है, मतलब x प्लस वाई जो है इसकी टोटल वैल्यू 24 है। एक्चुअल में दोनों का डेप्थ मिला के 24 है। तो हमें क्या बताना है?
देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। करो, शुरू हो जाओ। बताओ एक्स एपरेंट, एक्चुअल में जो डिस्टेंस एक्स है, यहां ऑब्जर्वर को कितना दिखेगा, इधर वाले ऑब्जर्वर को कितना दिखेगा, बोलो बोलो बोलो। ये जो एक्स है इस ऑब्जर्वर को कितना दिखाई देगा, तो हम कहेंगे ये एक्चुअल डेप्थ एक्स है डिवाइड बाय म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट तो क्या हो गया म्यू, और ऑब्जर्वर का 1 हो गया, तो एक्स अपॉन म्यू। तो जो एक्चुअल डेप्थ टू जो एक्स जो डेप्थ है वो एक्स अपॉन म्यू दिखाई देगी, जो कि 12 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12 म्यू। ऐसे ही y अपरेंट होगा एक्चुअल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ये 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा, तो y की वैल्यू होगी 4 म्यू। इसमें रख दो x प्लस वाई का टोटल सम जो है 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहां से ये आएगा 12 म्यू, यहां से आएगा 4 म्यू, ये 24 के बराबर है, तो म्यू आ जाएगा 24/16। तो ये आएगा 4 छिका 24, 4 चौक 16, 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 आ जाएगा। बेटा 2/3 तो पॉसिबल ही नहीं है यार, एक बच्चा सी आंसर दे रहा है, अरे 2/3 तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो ही नहीं सकता, एक से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी नहीं होता, एक से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी नहीं होता। ये देखो 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 देखो, बताओ इस क्वेश्चन में क्या है जो बहुत खतरनाक चीज है। सिंपल सी बात है, टोटल दे रखा है 24, तो एक्स और वाई मान लिया, दिन का टोटल 24 है। बोला इधर से देखने पे ये एक्स जो है आपको 12 दिख रहा है, मतलब एक्स का एपरेंट होगा एक्स अपॉन म्यू, वो 12 दिख रहा है, रेयर मीडियम से देख रहे हो, तो इसको 12 के बराबर कर दो, वाई वाले को 4 के बराबर कर दो, दोनों से एक्स वाई निकाल के इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। बोलो क्या ये बात सेट है भाई, क्या ये बात सेट है? देखो देखो देखो, ये करो, ये करो। Find height of object from water surface so that its final image is formed at the same point। बोल रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका 20 सेंटीमीटर दे रखा है। देखो एक्चुअल में क्या है, एक कॉनकेव मिरर है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, कितना पानी भरा हुआ है 4 सेंटीमीटर तक। ऑब्जेक्ट यहां से किसी हाइट h पे रखा हुआ है, तो वो हाइट h निकालना है सरफेस से, वाटर सरफेस से कितना दूर ऑब्जेक्ट रखें कि इसकी फाइनल इमेज इसी पर बने, ऑब्जेक्ट पर। ये कुछ सुना सुना नहीं लग रहा, ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट पे ही बने, ऐसा कब होता है? ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट पे ही बने, ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है? जब ऑब्जेक्ट सेंटर पर हो, बिल्कुल सही बात है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर पर हो। जब ऑब्जेक्ट सेंटर पर होता है तो ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट पे ही बनती है, मतलब हमें ऑब्जेक्ट को सेंटर पर दिखाना है। अब एक बात बताओ, रेडियस दे रखा है 20, तो सेंटर जो है वो इस सरफेस से 20 सेंटीमीटर, यहां से 20 सेंटीमीटर होगा, 4 ये है तो क्या 16 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा? वो तो ऑप्शन ही नहीं है, वो तो ऑप्शन ही नहीं है, 16 सेंटीमीटर तो आंसर नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है और आंसर होगा भी नहीं। रीजन,
भाई तुम जब इसको 20 पे रखोगे तो पानी भी तो अपना इफेक्ट दिखाएगा ना, पानी भी तो अपना इफेक्ट दिखाएगा ना। तो अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना। आपको इस हाइट को ऐसे एडजस्ट करना है कि जब इसे पानी में से देखा जाए तब ये आपको 16 दिखनी चाहिए। मतलब एच को 16 नहीं रखना है, एच की अपरेंट वैल्यू पानी के अंदर से 16 रखनी है। मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहे हो? इस मिरर को वो दिखेगा जो पानी में से दिखाई देगा। अब पानी में बैठ के पानी की हाइट देखोगे तो 4 ही दिखाई देगा, लेकिन ये जो बाहर वाला एपरेंट है ये इसका 16 दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो सेंटर पर रखने का मतलब है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर, मतलब 20 R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। ऑब्जेक्ट को मिरर से 20 सेंटीमीटर पे दिखना चाहिए, और ऑब्जेक्ट को वो दिखेगा जो एक्चुअल में पानी में से दिखेगा। तो 16 पे नहीं, उसका एपरेंट 16 होना चाहिए। तो एच एपरेंट शुड बी इक्वल टू 20 माइनस 4, 16 सेंटीमीटर। ये एपरेंट हाइट होनी चाहिए। कहां से एपरेंट हाइट? एच एपरेंट, ये है एपरेंट हाइट फ्रॉम वाटर। एपरेंट हाइट inside the water from yeah, apparent height inside the inside water। मतलब जो हाइट निकालनी है हमें पानी के अंदर से निकालनी है। बेसिकली यहां ऑब्जर्वर जो है ये मिरर है, इस मिरर को लगना चाहिए कि ऑब्जेक्ट मेरे सेंटर पे रखा है। तुम रखो कहीं भी, मिरर को बेवकूफ बना दो। मिरर को ऐसा लगना चाहिए कि ऑब्जेक्ट मेरे सेंटर पे रखा है। तो सेंटर मतलब इसको ऑब्जेक्ट यहां से 20 पे दिखना चाहिए। ये जिसमें से 4 तो 4 ही रहेगा, ये 4 तो 4 ही रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। ये तो पानी का पानी में ही है। लेकिन जो एच है उसका एपरेंट हाइट होगा एक्चुअल हाइट डिवाइड बाय म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां है? एयर में, अपॉन म्यू ऑफ वाटर। वाटर का म्यू कितना है? 4/3। तो ये 4/3 डिवाइड में यहां हो जाएगा 3/4, मतलब ये आ जाएगा 4/3 इंटू एच। तो ये जो 4h/3 है इसको हम 16 के बराबर कर देंगे, तो h यहां से आएगा 4×3 = 12 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल में तुम इसको 12 सेंटीमीटर पे रखो, ये अंदर पानी में 16 सेंटीमीटर दिखाई देगा। जब तुम इसको 12 पे रखोगे तो पानी में ये 16 दिखेगा, 16 ये हो गया और 4 ये हो गया, टोटल 20। मिरर को लगेगा कि ऑब्जेक्ट मेरे सेंटर पे रखा है और वो उसकी इमेज सेंटर पे ही बना देगा। क्या ये बात क्लियर है? सेंटर की इमेज सेंटर पे बनाने का मतलब है लाइट को रिट्रेस करवा देगा। लाइट जब इस पे इंसिडेंट होगी तो नॉर्मल इंसिडेंस होगी और वो एज इट इज वापस लौट जाएंगी जैसे आई है। ठीक है, बोलो बोलो बोलो। 4 क्यों चेंज नहीं होगा? बेटा एक बात बताओ, मिरर पे जो रेज पहुंच रही हैं वो पानी वाली रेज तो पहुंच रही हैं, क्या इसके बाद दोबारा कहीं रिफ्रैक्शन हो रहा है? जब रेज यहां से जा रही है तो ये सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसके बाद दोबारा रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, रिफ्लेक्शन कर रहा है मिरर। तो जो मिरर को डेप्थ दिखाई देगी वो वाली डेप्थ होगी जो पानी में से दिखेगी, और ये 4 सेंटीमीटर तो पानी का ही है, तो पानी में से पानी की डेप्थ उतनी ही दिखाई देगी जितनी वो है। जैसे बर्ड और फिश वाला केस किया था, तो बर्ड को जो डिस्टेंस दिखाई देता था वो बर्ड वाले केस में एयर वाली को शिफ्ट नहीं करते थे, वो उतना ही लेते थे। ऐसे फिश के लिए जब निकालते थे तो पानी वाली को शिफ्ट नहीं करते थे, पानी वाली का चेंज नहीं करते थे। जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है उसी मीडियम से देख रहे हैं, वो तो सेम ही दिखाई देगा ना। ठीक है, यहां ऑब्जर्वर मतलब ये मिरर ही है, मिरर को
मोटिवेट करना है कि भाई तेरे को सेंटर पे इमेज बनानी है। ऑब्जर्वर यहां मिरर है, ऑब्जेक्ट को मिरर देख रहा है, वो अपनी इमेज बना रहा है। ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है भाई, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ रहा है। ये देखो, वाटर इज फिल्ड अप टू हाइट 80 सेंटीमीटर, पानी को हमने 80 सेंटीमीटर हाइट तक भरा है। Then the parallel ray incident डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज पूछा है फ्रॉम सरफेस से, सरफेस से फाइनली इमेज कहां बनेगी। तो अब देखो खेल क्या हो रहा है इसमें, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। यहां से जो रेज आ रही हैं वो यहां तो सीधी सीधी जाएंगी, यहां से तो सीधी सीधी जाएंगी। क्यों साहब, यहां से सीधी सीधी क्यों जा रही है, कोई बताएगा? यहां से ये रेज सीधी सीधी क्यों गई? क्योंकि ये नॉर्मल इंसिडेंस है। नॉर्मल इंसिडेंस मतलब जीरो इंसिडेंस एंगल है, तो आई जीरो तो आर जीरो, सरफेस के परपेंडिकुलर जो रेज आती है वो तो सीधा सीधा चली जाएंगी, यहां रिफ्रैक्शन में एंगल चेंज नहीं होगा, तो यहां एपरेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब जब ये रेज आगे जाएंगी तो यहां से ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगी, तो तुम ही बताओ पैरेलल रेज जब जाएंगी तो कहां पे भेजेगी ये मिरर जो है इसको रिफ्लेक्ट करके कहां भेजेगा? पैरेलल रेज को मिरर रिफ्लेक्ट करके कहां भेजेगा? फोकस पर, फोकस पर। इसका रेडियस है 2 मीटर, तो इसकी फोकल लेंथ होगी 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर दूर भेजेगा। ये यहां से 100, 80 से भी आगे हो गया, तो एक्चुअल में ये जो रेज है वो यहां से रिफ्लेक्ट होके 100 सेंटीमीटर दूर जाएंगी, 100 सेंटीमीटर दूर जाएंगी। लेकिन इनके साथ एक दिक्कत होगी, ये जाना यहां चाहती हैं, लेकिन जब ये यहां से वापस आएंगी तो रिफ्रैक्शन होगा लाइट का। तो हमें लग रहा है कि ये सीधी सीधी जाएंगी, बट सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये नहीं है। ये सीधी सीधी जाएंगी नहीं, ये सीधी सीधी जाएंगी नहीं, यहां लाइट का क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ये सीधी नहीं जाएंगी, ये रेज यहां से नॉर्मल से दूर हट जाएंगी। जब भी रेज, देखो अभी हो क्या रहा है, ये पानी है, यहां से ऐसे रे आ रही है, ये नॉर्मल है, यह हमें लग रहा था यहां कट करेंगी, लेकिन ये रेज ऐसे निकल जाएंगी नॉर्मल से दूर, सॉरी नॉर्मल से दूर, मतलब ऐसे हो जाएंगी, है ना, ऐसे हो जाएंगी, इधर हो जाएंगी। तो ये रेज एक्चुअल में थोड़ा पहले कट कर जाएंगी, थोड़ा पहले कट कर जाएंगे, थोड़ा पहले कट कर जाएंगे। तो सरफेस से जो डेप्थ होगी, देखो 100 सेंटीमीटर, ये 80 मतलब ये 20 था, ये जो एक्चुअल डेप्थ थी इस वाले की, ये वाली सरफेस से ये वाली डेप्थ जो है वो 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि यहां से 100 सेंटीमीटर फोकल लेंथ था, 100 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, तो 80 तो ये और 100 ये, तो 20 बच जाएगा ये। तो एक्चुअल तो ये 20 था, लेकिन जो एपरेंट है वो ये होगा, ये एपरेंट मुझे निकालना है, ये एपरेंट मुझे निकालना है। क्या एपरेंट हाइट वाला फॉर्मूला लग सकता है? क्या इस हाइट की कैलकुलेशन के लिए एपरेंट हाइट का कॉन्सेप्ट लग सकता है या नहीं, पहले तो बताओ।
देखो एपरेंट हाइट का कॉन्सेप्ट लगाने के लिए जरूरी है कि हम यहां पर नॉर्मल व्यूइंग, ऑब्वियस सी बात है, इसी लाइन पे ये सारे एंगल छोटे होते हैं, तभी मिरर के लिए भी फॉर्मूला नॉर्मल व्यूइंग के लिए मतलब स्मॉल एंगल के लिए ही होता है, तो वो तो ठीक है। दूसरा है कि प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन होना चाहिए। क्या ये रिफ्रैक्शन प्लेन सरफेस से है? बिल्कुल। देखो प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन है, तो एपरेंट हाइट का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो h जो होगा दैट विल बी 20 का एपरेंट डेप्थ, apparent depth of 20 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल तो 20 डिवाइड बाई म्यू ऑफ इंसिडेंस। देखो म्यू रिलेटिव क्या होता है? म्यू ऑफ इंसिडेंस अपॉन म्यू रिफ्रैक्टेड। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला केस है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला केस है। क्या एक्चुअल में 20 सेंटीमीटर पे कुछ है? नहीं, रेज कन्वर्ज होती हुई आ रही हैं और ये कन्वर्जिंग रेज 20 पे एक्सटेंड करने पर काट रही हैं। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस हो गया। तो एक्चुअल वो 20 पे नहीं काट रही है, एक्चुअल हमें बताना है कहां काट रही है। तो ऑब्जेक्ट हो गया 20 पर और इंसिडेंट मीडियम है पानी 4/3 और रिफ्रैक्टेड मीडियम है एयर। इंसिडेंस अपॉन ये, यदि आपने ये मीडियम ले लिया ऑब्जेक्ट, मैंने पूछा था थोड़ी देर पहले, बताओ क्या ऑब्जेक्ट हमारा जो है यहां कोई एक्चुअल में ऑब्जेक्ट रखा है? नहीं, ये रेज एक्सटेंड करने पे काट रही है। तो ऑब्जेक्ट का मीडियम एयर नहीं होगा, पानी होगा। अभी पूछा था थोड़ी देर पहले मैंने ये वाला सिचुएशन, तो वही वाला क्वेश्चन मैं यहां पे करवा रहा हूं। तो जो हाइट निकल के आएगा वो आएगा 20 डिवाइड बाई 4/3, तो ये इसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा 4 5 20, 5 तिया 15, 15 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। सरफेस से 15 सेंटीमीटर दूर ये रेज इंटरसेक्ट करेंगे, सरफेस से 15 सेंटीमीटर। सर हाइट देखो बेटा, यदि वो यहां से पूछता तो मैं उसके हिसाब से सोल्व करता, लेकिन उसने सरफेस से पूछी है। उसने देखो ना फाइनल इमेज फ्रॉम वाटर सरफेस पूछा है, तो डेप्थ सरफेस से लोगे ना, डेप्थ सरफेस से लोगे। ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूं, देखो बहुत ज्यादा लेवल हो गया, ये मैं मानता हूं, ये क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया, इसमें कई कॉन्सेप्ट मिक्स होके लग रहे हैं, ठीक है ना। बट मेरे ये क्वेश्चन करवाने का ये रीजन ये है कि मैं तुम्हें एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला एक सीन तो दिखाऊं ना कि कैसे। मैंने जो बोला कि म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन म्यू ऑफ आई कई बार हमें इंसिडेंस और रिफ्रैक्टेड में देखना पड़ता है, वो इसी सिचुएशन की बात कर रहा था कि कन्वर्जिंग बीम आ रहा हो तो कैसे हम एपरेंट डेप्थ निकालेंगे, ये उसका है। हाँ ये थोड़ा ज्यादा लेवल है, बट एक दो क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि तुम इसको सोल्व कर दोगे, नहीं, बस मैं सिर्फ इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जब मैंने ये समझाया है तो आप इसको समझ लो, बस इतना ही एक्सपेक्टेशन है कि जब मैं इसको समझा रहा हूं आप समझ लो कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, अच्छा ऐसा सिचुएशन भी होता है, ठीक है, क्लियर। बिल्कुल भी मेरी इस क्वेश्चन को देने के लिए ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं थी कि तुम इसे सोल्व कर दोगे, ओके। एक नोट कर लो, नोट करके देखो ध्यान से।
ये कुछ पैरेलल सरफेसेस हैं, अलग अलग मीडियम है। इस सारे मीडियम अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हैं। ये अलग का है, ये अलग का है, ये अलग का है, कुछ भी ऐसे रैंडम। कोई दो सेम भी हो सकते हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं तो ऐसे ले लिए। इसकी जो डेप्थ है वो D1 है, इसकी जो डेप्थ है वो D2 है, इसकी जो डेप्थ है वो D3 है, और इसकी जो डेप्थ है वो D4 है। आप यहां से देख रहे हो, एयर से। जरूरी नहीं है एयर हो, यहां कोई और मीडियम भी हो सकता है। मैं इसको बोल देता हूं म्यू ई। म्यू ई फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर। आई का, आई का रिफ्रैक्टिव मतलब आंख जिस ऑब्जर्वर जहां है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1, इसका म्यू 2, इसका म्यू 3 और इसका म्यू 4। अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ये मीडियम है। तो तुम बता सकते हो D1 का एपरेंट वैल्यू क्या होगा। D1 एपरेंट, जो D1 डेप्थ है वो यहां से कितना दिखाई देगी, ऑब्जर्वर को D1 डेप्थ कितना दिखाई देगी, ऑब्जर्वर को D1 डेप्थ कितना दिखाई देगी। तो D1 एपरेंट होगा एक्चुअल डेप्थ डिवाइड बाय म्यू रिलेटिव, म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन म्यू ऑफ आई। ये एपरेंट डेप्थ होगी। बोलो बोलो, एक्चुअल डेप्थ डिवाइड बाय म्यू रिलेटिव, जो कि होता है म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन म्यू ऑफ आई। यदि ये एयर है तो इसको 1 ले लेना, भाई एयर है तो इसको 1 ले लेना, तो D1/μ1 हो जाएगा। ऐसे ही D2 का एपरेंट क्या होगा एयर से। अब यहां थोड़ा खेल है, ध्यान से सुनना। मुझे इसकी डेप्थ निकालनी है यहां पे, लेकिन यहां से जो रेस जाएंगी वो पहले इसके अंदर जाएंगी फिर यहां जाएंगी। तो तरीके से मुझे इसका एपरेंट पहले इसमें निकालना चाहिए, फिर उसको इसमें कन्वर्ट करना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, मैंने बताया था कि जो पैरेलल सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है, जब लाइट यहां से चलती हुई इधर जाती है तो वो बीच में कोई पैरेलल सरफेस वाले मीडियम से पास करती है। तो इससे निकलने के बाद मतलब ये हम डायरेक्टली यहां से यहां भी रिफ्रैक्शन कर सकते हैं, डायरेक्टली यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां सीधा रिफ्रैक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि पैरेलल सरफेस में बीच वाले मीडियम का इफेक्ट वैसे कुछ नहीं पड़ेगा उस रेज के ऊपर। ठीक है, हाँ, पैरेलल सरफेस से स्नेल्स लॉ। तो मैं सीधा सीधा इस D2 का एपरेंट ऑब्जर्वर के लिए निकाल सकता हूं। ठीक है ना। तो D2 का एपरेंट होगा एक्चुअल डेप्थ डिवाइड बाई म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन म्यू ऑफ ऑब्जर्वर। ये हो गया। ऐसे D3 का एपरेंट डेप्थ जो आएगा, D3 का जो एपरेंट डेप्थ आएगा एक्चुअल डेप्थ डिवाइड बाई म्यू 3 अपॉन म्यू आई। ऐसे ही D4 का एपरेंट जो आएगा वो सीधा आ जाएगा एक्चुअल डेप्थ डिवाइड बाई म्यू ऑफ 4 मीडियम अपॉन म्यू ऑफ आई आई। अब कोई मुझे पूछे कि यहां कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहां ऑब्जेक्ट है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट ओ। कोई पूछे इफेक्टिव डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट ओ एट बॉटम, बॉटम पे एक ऑब्जेक्ट है, इसकी इफेक्टिव डेप्थ बताओ वहां से। तो ये आएगा डी एपरेंट, ये आएगा, सबको जोड़ दो। D1 वाला होगा D1 अपॉन म्यू 1/μ e, D2 वाला होगा D2 अपॉन म्यू 2/μ e, D3 वाला होगा D3 अपॉन म्यू 3/μe, D4 वाला होगा D4 अपॉन म्यू 4/μe। ये इसकी ओवरऑल डेप्थ हो जाएगी। सबका एपरेंट निकाल के चारों को जोड़ दो,
टोटल डेप्थ आ जाएगी, एपरेंट डेप्थ, टोटल एपरेंट डेप्थ आ जाएगी। बोलो भाई, सेट है ये बात? अरे ये बात सेट है, बोलो बोलो बोलो। तो कोई भी पैरेलल सरफेस से बहुत सारे ऐसे मीडियम हैं, तो इंडिविजुअल सबका डेप्थ निकालो। ऑब्वियस सी बात है, यदि कोई सरफेस कर्व्ड होगी तो उस केस में तो अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। अपरेंट डेप्थ सिर्फ प्लेन सरफेस के लिए लगता है, और प्लेन सरफेस में हमने ऐड कर लिया। हाँ, ए ऑब्जर्वर मोस्टली एयर में देता है, तो म्यू ई 1 हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, मैं चाहता हूं कि ये आप खुद से सोल्व करो होमवर्क में। मैं चाहता हूं कि खुद से दिमाग लगाओ और होमवर्क में इसको सोल्व करो। कर लोगे? कर लोगे? हैं भाई, कर लोगे? एक केस आता है वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज। देखो, जैसे दो मीडियम हैं, इधर अलग मीडियम है, ऊपर अलग मीडियम है, ऐसे। ये एयर है, ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। यहां एक ऑब्जेक्ट है और यहां से कोई ऑब्जर्व कर रहा है। तो डेप्थ की तो बात हमने कर ली, डेप्थ की तो। वैसे एक बात बताओ, यदि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे कोई लेंथ रखता है, ऐसे भाई देखो, यदि एक ऑब्जेक्ट एच डेप्थ रखता है, एच ऐसे, एच लेंथ का एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, तो इसमें कितना लेंथ दिखाई देगा? एच अपॉन म्यू। निकाल देंगे, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो एच हाइट है, या यहां एयर में एच बाई म्यू दिखेगी। लेकिन क्या बता सकते हो, यदि एच एल लेंथ का ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, तो यहां से ये कितना दिखाई देगा? सरफेस के पैरेलल रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट जो है सरफेस के पैरेलल रखा हुआ है, देखो ऐसे। तो एल लेंथ का है, तो एल ही दिखेगा या अलग दिखेगा? सोच समझ के बताओ। पैरेलल टू सरफेस कोई लेंथ है, तो वो सेम दिखेगी या अलग दिखेगी? सोच समझ के बताना, सेम दिखेगी या अलग? डेप्थ की बात अलग थी, यहां लेंथ ऐसे पैरेलल सरफेस, इस सरफेस के पैरेलल सेम दिखेगी, अलग नहीं, सेम दिखेगी। एक्चुअल में होगा क्या, ये वाला जो पॉइंट है इसकी इमेज यहां कहीं बनेगी, ये वाला जो पॉइंट है इसकी इमेज यहां कहीं बनेगी। तो ये वाली जो इमेज बनेगी इसकी लेंथ उतना ही होगी, बस जिस गहराई में ये है उससे कम गहराई में दिखाई देगी। तो सिर्फ और सिर्फ डेप्थ चेंज होता है, इसीलिए वर्ड है एपरेंट डेप्थ। मतलब सरफेस से डेप्थ चेंज होती है, अलोंग द सरफेस लेंथ चेंज नहीं होती है। रिफ्रैक्शन से सिर्फ इसकी इमेज ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, लेंथ जो है जितना है उतना ही रहेगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? लेंथ पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो अब यहां वेलोसिटी की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्ट के पास दो वेलोसिटी है, एक इधर जिसे मैं बोलूंगा वी ओ पैरेलल, और दूसरा इधर जिसे मैं बोलूंगा वी ओ परपेंडिकुलर। वी ओ परपेंडिकुलर, वी ओ पैरेलल मतलब पैरेलल टू प्लेन सरफेस, और वी ओ परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस। तो वी एपरेंट पैरेलल, ये तो वी ओ पैरेलल के बराबर ही होगा। नो इफेक्ट on velocity parallel to the plane surface। प्लेन सरफेस के पैरेलल जो वेलोसिटी है उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
पैरेलल उतना जितना है उतना ही दिखाई देगा, लेकिन जो v एपरेंट होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसमें वो एपरेंट डेप्थ का ही फॉर्मूला लगेगा, v o परपेंडिकुलर डिवाइड बाई म्यू रिलेटिव, सेम वो ही फॉर्मूला लगेगा, बस डेप्थ की जगह वेलोसिटी आ जाएगा, डेप्थ की जगह क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, और म्यू रिलेटिव क्या होगा, वही म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन म्यू ऑफ आई, ऑब्जर्वर, म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन म्यू ऑफ आई, सेम वो ही रहेगा। मतलब जैसे डेप्थ निकालते थे वैसे ही, मान लो फिश जो है मूव कर रही है, यदि ऐसे मूव कर रही है तो वेलोसिटी सेम दिखेगी, लेकिन यदि ऐसे मूव कर रही है तो जो वेलोसिटी है उसका एपरेंट वेलोसिटी हमें दिखेगा, जो कि होगा v अपॉन म्यू, म्यू से डिवाइड कर देंगे। सेट है बात, सेट है बात, बोलो बोलो बोलो। तो देखो डेप्थ ही मतलब सरफेस से गहराई चेंज होती है, और जो गहराई चेंज करने वाली वेलोसिटी है वो चेंज होती है, जो सरफेस के अलोंग लेंथ है या सरफेस के अलोंग वेलोसिटी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके भाई, चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है लैटरल शिफ्ट ड्यू टू पैरेलल स्लैब। लैटरल शिफ्ट ड्यू टू पैरेलल स्लैब। देखो बेटा ये क्या होता है उस पर ध्यान देते हैं। ये एक पैरेलल स्लैब है, ये एक पैरेलल स्लैब का मतलब समझते हो, ऐसी स्लैब जिसकी ये सरफेस एक दूसरे के पैरेलल, उसको हम बोलते हैं पैरेलल स्लैब। इसका अपना कुछ एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इस मीडियम का, ठीक है। अब लेटरल शिफ्ट क्या होता है, जैसे मान लो इस स्लैब के ऊपर मैं एक रे इंसिडेंट करता हूं ऐसे, ऐसे, ठीक है, जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ क्या है, आई है, ये रे इंसिडेंट की जब ये इस मीडियम के अंदर जाएगी तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, मानते हो। जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आती है नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, इस मीडियम के अंदर इसका जो एंगल है वो आर है, आर, और इस स्लैब का जो थिकनेस है वो टी है, टी है थिकनेस ऑफ स्लैब, थिकनेस ऑफ स्लैब, इस स्लैब की जो मोटाई है ना वो टी है। अच्छा, आई एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, आर एंगल पे रिफ्रैक्ट हो रही है, टी इसकी मोटाई है, म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो जब ये लाइट आगे जाएगी तो वापस से देखो रेयर मीडियम में आएगी। तो हम जानते हैं बेटा यदि एयर से मीडियम में आई तो आई से आर हो गया, ये आर है तो ये भी आर होगा, जेड बन रहा है। तो यहां से जब रे आगे जाएगी वापस तो फिर से इसका एंगल जो है, फिर से इसका जो एंगल है वो आई हो जाएगा, फिर से एंगल आई हो जाएगा, जितने एंगल पे थी उतने ही एंगल पे बाहर निकलेगी। मतलब जो इंसिडेंट रे है उसी के पैरेलल लाइट बाहर निकलेगी, उसी के पैरेलल। देखो एयर से म्यू में आई और म्यू से एयर, तो पैरेलल की पैरेलल ही निकलेगी। तो इसको जब पीछे एक्सटेंड करोगे ना, इसको जब पीछे एक्सटेंड करोगे ना ऐसे, ऐसे, ऐसे पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये देखो जहां से जा रही थी वहां से थोड़ा इधर शिफ्ट होगी, देखो इधर की तरफ शिफ्ट होगी, इसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट, इसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट।
कि रे जो है पैरेलली कितना शिफ्ट हो गई, लैटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको, लैटरल शिफ्ट बोलते हैं। मतलब ये वाला शिफ्ट इसके बराबर है ये वाले के, ये लैटरल शिफ्ट है। और इस लैटरल शिफ्ट का एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, टी साइन आई माइनस आर अपॉन कोस आर, ये होता है टी साइन आई माइनस आर अपॉन कोस आर, ये होता है लैटरल शिफ्ट ड्यू टू पैरेलल स्लैब। टी साइन आई माइनस आर अपॉन कोस आर, ये फॉर्मूला होता है। इसको डेराइव कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, ज्योमेट्री है। क्या ज्योमेट्री है बेटा, आपको देखो ये थिकनेस दे रखी है, ये थिकनेस, इसको मैं ए बोल देता हूं, इसको मैं बी बोल देता हूं, ठीक है, इसको मैं एम बोल देता हूं और इसको मैं एन बोल देता हूं यहां से। तो प्रूफ करके दिखाऊं, प्रूफ करके दिखाऊं इसको, ट्राइंगल ए इन ट्राइंगल ए एम बी, दिख रहा है, ए एम बी, मुझे ए बी लेंथ चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, लिखता हूं कोस आर, कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। देखो इस ट्राइंगल में ए एम बी में ये एंगल आर है, तो कोस आर होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस बेस हो गया ए एम अपॉन हाइपोटेनियस हो गया ए बी। बेटा जो ए एम लेंथ है यही तो थिकनेस है अपॉन ए बी, तो यहां से मैं ए बी निकाल लूंगा, टी अपॉन कोस आर, आ गया ए बी। अब देखो इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल पकड़ते हैं, ए बी एन, ए बी एन दिख रहा है, ए बी एन एक राइट एंगल ट्राइंगल है, फिर से राइट एंगल ट्राइंगल है फिर से। अब ध्यान से देखना बेटा, ये वाला जो एंगल है ये आर है, ये वाला, ये एंगल जो है आई है, मतलब यहां से यहां तक का जो एंगल है ये आई है। देखो ये नॉर्मल और ये वाली रे, ये एंगल आई है, तो ये पूरा एंगल आई है और ये वाला एंगल आर है। तो यहां दोनों का जो डिफरेंस होगा इस ट्राइंगल में, एंगल जो होगा ए बी एन, ए बी एन जो एंगल है वो होगा आई माइनस आर। ये वाला जो एंगल है ए बी एन, इस ट्राइंगल में ये छोटा सा एंगल जो बनेगा, ये छोटा सा एंगल जो बनेगा ये वाला, अब इसमें बन नहीं सकता, ये बहुत छोटा है, ये जो एंगल बनेगा ये आई माइनस आर होगा। तो मैं लिखूंगा इस ट्राइंगल में ये लेंथ निकालना है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस पता है, साइन थीटा हो गया आई माइनस आर, ये होता है परपेंडिकुलर ए एन अपॉन हाइपोटेनियस ए बी। तो यहां से ए एन जो आएगा वो आएगा ए बी का साइन आई माइनस आर, और ए बी की वैल्यू पुट कर दो टी, ये हो गया साइन आई माइनस आर अपॉन कोस आर। तो ये प्रूव है, जस्ट करवा दिया मैंने, आप चाहो तो याद रख सकते हो, अदरवाइज फॉर्मूला याद रखना है। प्रूफ ज्योमेट्री वाला है भाई, 10th क्लास में जैसे करते थे ना ज्योमेट्री, दो ट्राइंगल को सोल्व करके ऐसे किया। तो सीधा याद रखो कि एक पैरेलल स्लैब में जब एक रे एंटर करती है आई एंगल पे, तो वो वापस आई पे ही निकलती है, ठीक है। तो ये जो रे है पैरेलली शिफ्ट हो जाती है, और ये वाला जो शिफ्ट है इसे हम बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। नहीं, प्रूफ याद रखना जरूरी नहीं है, सीधा फॉर्मूला याद रखो, लैटरल शिफ्ट टी साइन आई माइनस आर अपॉन कोस आर। हाँ, कभी इन केस आपको इस फॉर्मूले को छोटे एंगल में कन्वर्ट करना पड़े तो क्या करोगे,
वो कह दे आई और आर बहुत स्मॉल एंगल है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ऐसे, तो कुछ नहीं, साइन आई माइनस आर हो जाएगा आई माइनस आर, और कोस आर की वैल्यू ऑलमोस्ट हो जाएगी 1, तो आंसर आ जाएगा टी इंटू आई माइनस आर। अरे भाई साइन थीटा थीटा हो जाता है ना, तो साइन आई माइनस आर हो जाएगा आई माइनस आर, तो टी इंटू आई माइनस आर अपॉन 1, कोस आर हो जाता है 1 अप्रोक्सीमेशन। जब छोटे एंगल होते हैं तो साइन थीटा को थीटा लिख देते हैं और कोस थीटा को 1 लिख देते हैं छोटे एंगल के लिए। ये मैं सिखाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में, टेंशन मत लो, जब बेसिक मैथमेटिक्स बताऊंगा तब मैं ही सिखाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है? ओके। दूसरा होता है नॉर्मल शिफ्ट, वो हम करेंगे, लेकिन आपको एक क्वेश्चन ये होमवर्क में करके लाना है, ध्यान देना, इसमें थोड़ा खेल खेला है मैंने, थोड़ा खेल खेला है, ध्यान दे लेना, पहले ही आगाह कर रहा हूं, पहले ही आगाह कर रहा हूं। ठीक है, एक ये क्वेश्चन भी कर लाना होमवर्क में, ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क करके लाना है। ओके, ठीक है भाई, टाटा बाय बाय, बाय बाय।